हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर से हम वेक्टर कैलकुलस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक्स की वाया प्रॉब्लम। तो यहां पर आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम और डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है आपकी वेक्टर ए आपको गिवन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आप देख सकते हैं आपको कैलकुलेट करने बोला है क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस over the region defined by 0 to r to 3, 0 to phi to pi by 2 and 0 to theta to pi by 2। अगर आप देखेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल एज सिलेंड्रिकल के लिए प्रॉब्लम करवाई थी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो आज मैंने एक और प्रॉब्लम यहां पर कंसीडर करी है सेम कंसेप्ट पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो आप जानते ही हैं कि आपके पास डाइवर्जेंस थ्योरम है, जिसके थ्रू आप चाहें तो आप ए डॉट डी एस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो इंटीग्रेशन डेल डॉट ए डी वी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने हमेशा आपको दोनों के दोनों मेथड शो किए हैं, तो आज भी मैं आपको दोनों मेथड ही शो करूंगा। तो बेसिकली यहां पर अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो जैसा मैंने आपको बोला आपके पास डाइवर्जेंस थ्योरम है, तो ए डॉट डी एस इज इक्वल टू डेल डॉट ए डी वी। ये दोनों के दोनों मेथड्स हैं आपके पास। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को इवैल्यूएट कर लेते हैं, और एक्चुअल में किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। आपको एग्जाम में कोई एक ही मेथड यूज करना है, लेकिन मैं हमेशा आपको दोनों इसलिए शो करता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कब कौन सा मेथड आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जिससे आपको कम टाइम लगेगा। तो यहां पर अगर हम मेथड नंबर 1 की बात करें तो मेथड नंबर 1 में हमें यूज करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो आप समझिए ए डॉट डी एस, ये अगर हम कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं तो मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आपको क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस इवेल्युएट करना है, दैट मींस आपको मोर देन वन ओपन सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करने होंगे यहां पर। तो सरफेसेस कैसे पहचाननी है, इसके लिए मैंने आपको हमेशा प्रोसेस सिखाया हुआ है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट वाला। वही प्रोसेस हम यहां भी यूज करेंगे। तो आप देखिए 0 टू r टू 3, तो सबसे पहली सरफेस आप कौन सी ले लेंगे, r इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 0, चूंकि आपने लोअर लिमिट ली है तो आप डायरेक्शन क्या लेंगे, माइनस। मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ds यहां पर कितना हो जाएगा आपका, r अगर 0 पर कांस्टेंट है तो चेंज कौन कौन हो रहे होंगे, थीटा और फाई। स्फेरिकल है ना, r थीटा फाई। तो यहां पर आप लिखेंगे d थीटा d फाई, और जो कांस्टेंट होता है वही क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और सामने आप माइनस साइन भी अप्लाई कर देंगे। माइनस साइन क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने लोअर लिमिट ली है। r इक्वल टू 0 पर नेगेटिव डायरेक्शन, r इक्वल टू 3 पर पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन इसके अलावा जो ds का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहां पर यूनिट वेक्टर आपका ar होता है, उसके सामने स्केलर फैक्टर क्या मल्टीप्लाई होता है, इसके लिए ट्रिक है हमारे पास। और मैं भी अब वापस से ट्रिक से याद करूंगा, और आप लोग भी याद करिए कि कौन सा फैक्टर यहां पर मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी आपका AR यूनिट वेक्टर आप कंसीडर करते हैं तो याद करिए आपका मल्टीप्लिकेशन होता है r स्क्वायर साइन थीटा। तो यहां पर r स्क्वायर साइन थीटा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा जब भी आप यूनिट वेक्टर लेंगे AR। तो ये आपने यहां पर मेंशन कर दिया है ds। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से आपको। नाउ नेक्स्ट आपका टारगेट होगा कि आप a डॉट डी एस अचीव करें। देखो हर एक लेक्चर में मैं आपको बोलता हूं इन फॉर्मूलेस के बारे में। आपने अगर अभी तक ट्रिक्स नहीं लर्न करी हैं तो एक बार जाकर, मुश्किल से आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे, आप ट्रिक्स को लर्न कर लीजिए, सारे फॉर्मूलेस को वाया ट्रिक बार बार लिख कर देखिए, बार बार यूज करिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इंडिविजुअली फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो यहां पर अब आप देखिए ए डॉट डी एस है आपके पास, तो हम जानते हैं ए आर डॉट ए आर कितना हो जाएगा 1, और ए आर डॉट ए थीटा हो जाएगा 0। तो सिर्फ आपका ये वाला आएगा। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, माइनस r की पावर 4 साइन थीटा डी थीटा डी फाई। यहां r स्क्वायर पहले से था तो r स्क्वायर r की पावर 4 हो गया। अब आप सिंपली क्या करेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। तो a डॉट डी एस दैट मीन्स डबल इंटीग्रेशन, और यहां पर जब आप डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको थीटा और फाई की लिमिट पुट करनी है। दोनों की सेम है यहां पर, 0 से पाई बाय 2 एंड अगेन 0 से पाई बाय 2।
और आप यहां पर माइनस साइन को बाहर कर दीजिए। वैसे हम इसे सॉल्व क्यों कर रहे हैं, देखिए r इक्वल टू 0 है और यहां पर भी r है, तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर 0 लिख दीजिए, टाइम को सेव करिए, ठीक है ना। a डॉट डी एस ही डायरेक्टली आपका 0 हो जाएगा क्योंकि r 0 पर कांस्टेंट है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट। नाउ सेकेंड है r इक्वल टू 3। तो जब आप r इक्वल टू 3 लेकर चलेंगे तो r इक्वल टू 3 के लिए अब आप क्या कंसीडर करेंगे, तो समझिए यहां पर जो ds है आपका वो बस पॉजिटिव हो जाएगा और कोई चेंज नहीं है। तो r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई। देखिए वैसे r इक्वल टू 0 के लिए जनरली आंसर आपको 0 ही मिलना था, लेकिन मैं आपको शो क्यों करता हूं अलग अलग लिमिट पे, उसका रीजन ये है कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर भी देखेंगे तो वहां पर आपको रो की वैल्यू जो थी वो 2 to 5 गिवन थी। तो कोई जरूरी नहीं है कि r की रेंज हमेशा ही 0 से 3 हो, कभी अगर 0 के अलावा और कोई वैल्यू हो गई तो फिर आपको ना सॉल्व करना आना चाहिए। दैट्स वाई मैं आपको लिमिट वाइज सॉल्व करना सिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पर r की वैल्यू 3 पर ds आपको पता है, a डॉट ds में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इंटीग्रेशन यहां पर कैलकुलेट करेंगे a डॉट ds, तो ये कितना हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन, दोनों की लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, आपको पता ही है। और यहां पर a डॉट ds, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, r की पावर 4, r किस पर कांस्टेंट है, 3 पर, ठीक है। तो क्या होगा आपका 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 को आप यहां पर आउटसाइड मेंशन कर देंगे और इसके अलावा साइन थीटा डी फाई ये आपके अंदर हो जाएंगे, तो यहां पर आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है, आप थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में यहां पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, r आपका कांस्टेंट था, r आपका 3 पर कांस्टेंट था, तो सिंपली आपको पता है r की पावर 4 दैट मींस 3 की पावर 4 ये आपका आउटसाइड हो जाएगा। अब आप यहां पर अंडरस्टैंड करिए 3 की पावर 4 एज इट इज, फिर आप देखिए यहां पर फाई का कोई टर्म नहीं है, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। उसके अलावा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन भूलिएगा मत, तो माइनस कॉस थीटा लिमिट है 0 से पाई बाई 2, यहां पर 3 की पावर 4 इंटू पाई बाई 2। अब आप फिर से अंडरस्टैंड करिए, आप देखिए यहां पर माइनस साइन है, तो मैंने हमेशा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको बोला है जब भी माइनस साइन दिखाई दे माइनस साइन को भूल जाओ, अपर लिमिट को लोअर लिमिट मान लो, लोअर लिमिट को अपर लिमिट मान लो, दैट मींस पहले लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करो, माइनस साइन को भूल जाओ। तो cos 0 कितना होता है 1, तो यहां पर आपका आ जाएगा cos 0 1, और cos पाई बाई 2 ये होता है 0, cos 90 0 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से जो आंसर आपका निकल कर आएगा वो आंसर आ जाएगा 3 की पावर 4 इंटू पाई बाई 2। तो इसकी अगर मैं यहां पर फुल एंड फाइनल पॉइंट में वैल्यू शो कर दूं, क्योंकि मैं आपको आंसर वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा, तो पॉइंट में वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है, तभी आप दोनों आंसर को मैच कर पाओगे। तो कैलकुलेटर से इसे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3 की पावर 4 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है 127.23। तो ये यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है, ये आपका था सेकंड आंसर। फर्स्ट आंसर तो आपका 0 ही था। नाउ अब आप समझो, यहां पर मैंने हमेशा आपको लिमिट वाइज सॉल्व करना सिखाया है, बिल्कुल आसान तरीका आपको सिखाया है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यूनिट वेक्टर ए आर का है और ए थीटा का है, ए फाई का कोई यूनिट वेक्टर है नहीं, तो आपको यहां पर फाई इक्वल टू 0 और फाई इक्वल टू पाई बाई 2 कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फाई इक्वल टू 0 कंसीडर करोगे तो यूनिट वेक्टर आपका आएगा ए फाई, जैसे आर इक्वल टू 0 पर आया था ए आर, या आर इक्वल टू 3 पर भी क्या आया था आपका ए आर ही आया था। क्लियर है पॉइंट, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। तो यहां पर आपको समझना होगा कि जब आप फाई इक्वल टू 0 लोगे तो यूनिट वेक्टर ए फाई आएगा, और चूंकि यहां पर वेक्टर ए में ए फाई का कोई टर्म तो है नहीं, तो ए डॉट ds करने पर आंसर आपको 0 ही मिलेगा। तो आपको यहां पर फाई की लोअर और अपर लिमिट कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जनरली नहीं पड़ती है। लास्ट आपका है थीटा, तो थीटा इक्वल टू 0 सरफेस। अब हम नेक्स्ट कंसीडर करेंगे, तो आप देखो जो आपका पॉइंट नंबर 3 होगा यहां पर थीटा इक्वल टू 0, तो उसके लिए सबसे पहले ds लिखना है। आपको पता है माइनस साइन आएगा सामने, उसका रीजन आपको पता है, लोअर लिमिट आपने ली है, और थीटा 0 है, तो चेंज कौन कौन हो रहा होगा, dr और d फाई, a थीटा आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। लेकिन अब हमें याद करना है
कि सामने स्केलिंग फैक्टर क्या आएगा आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीएस के फॉर्मूले में जब आप ए थीटा लिखोगे तो देखो ए थीटा के केस में आपका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आ जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो आर साइन थीटा। ठीक है ना, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैं सोच रहा था, ठीक है ना, ट्रिक को सोच रहा था। आप भी ऐसा ही करो, ट्रिक को सोचो और अपना आंसर लिखो, रटो मत आंसर को। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया आपको? तो यहां पर ये आंसर अब लिख लेने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, ए डॉट डी एस। यहां पर एक और पॉइंट आप अंडरस्टैंड करो, जो आपका थीटा है वो आपका 0 पर कांस्टेंट है। ठीक है, एक्चुअल में ये पॉइंट भी ना आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप समझो, यहां पर साइन थीटा आ रहा है और ए डॉट डीएस भी करोगे तो देखो एक और साइन थीटा है, तो साइन थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं थीटा 0 है, तो साइन 0 कितना होता है आपका, 0। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब भी आप ए थीटा डॉट ए थीटा 1 करोगे तो यहां पर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 पर कांस्टेंट है, तो साइन 0 0 होता है, तो पूरा का पूरा ए डॉट डी एस कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो आप देखो ये सरफेस भी आपको इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी तक हमने सिर्फ एक ही कैलकुलेशन किया है। नाउ लास्ट मींस थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो पहले मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं फिर आपको शो करता हूं। तो यहां पर मैंने आपके लिए जो एक आंसर हमें मिला था 127.23 वो लिख दिया है। अब हम यहां पर लास्ट फोर्थ कैलकुलेशन देखेंगे, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो हमें पता है कि इस केस पे डीएस आपका कितना होता है, प्लस होगा ना, क्योंकि आप अपर लिमिट ले रहे हो। तो कितना हो जाएगा आपका डी आर डी फाई ए थीटा, और सामने क्या आया था हमारा, आर साइन थीटा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहां पर अब आप देखो डीएस की वैल्यू को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद आपको अब पता है कि जो ए डॉट डीएस होगा वो क्या होगा, ए थीटा डॉट ए थीटा 1, और क्या बच जाएगा आपका आर स्क्वायर थीटा आर साइन थीटा देन कॉस फाई, और यहां पर है डी आर डी फाई। और थीटा की वैल्यू आप जानते हो पाई बाय 2 पर कांस्टेंट है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि साइन 90 1 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है। तो ये वैल्यू पूरी आपकी 1 हो गई, तो सिर्फ कितना बचा, आर स्क्वायर कॉस फाई डी आर डी फाई। तो यहां पर अब हम इवेल्युएट कर लेते हैं। तो आप देखो आर की लिमिट कहां से कहां है, 0 से 3 है, और आपकी जो फाई की लिमिट है वो 0 से पाई बाय 2 है। तो पहले हम फाई मेंशन करते हैं, फिर आर मेंशन कर देते हैं, और यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस फाई डी आर डी फाई। अब बड़े आराम से हम यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप देखो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब अपॉन 3 0 से 3, उसके बाद कॉस फाई का क्या होता है, प्लस साइन फाई होता है। तो आप मेंशन करोगे साइन फाई, लिमिट है 0 से पाई बाय 2। इसके बाद आप फाइनल आंसर लिख लो, आर क्यूब, तो 3 का क्यूब डिवाइड बाय 3, तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, तो यहां बचेगा 9, और साइन फाई, तो साइन पाई बाय 2 1, साइन 91, साइन 0 0, तो सिर्फ 1 बचेगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 9। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आपका +9 हो जाएगा। तो ये आपका यहां पर फुल एंड फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? अब सेम सिचुएशन को मैं आपको मेथड नंबर 2 से शो करने वाला हूं, और फिर हम अपना आंसर मैच करेंगे। ठीक है, तो नाउ मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में हमें पता है कि हमें डेल डॉट ए डीवी अचीव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डाइवर्जेंस अचीव करना होगा। तो डेल डॉट ए डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा, आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो। अब देखो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, तो आपको पहले डाइवर्जेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद क्या क्या आता है आपका, और डेल अपॉन डेल आर, और यहां पर जो आपकी सिचुएशन आती है वो आपकी आती है आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू ए आर, कैपिटल ए आर। देखो कैपिटल ए आर कितना होगा, ये होगा आपका, देखो अब हम ना इस पूरे टॉपिक के बिल्कुल एंड पे हैं, हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट अब हम फॉर्मुलेस डायरेक्टली अगर यूज करना सीखेंगे तभी हमारी एग्जाम में स्पीड बनेगी। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बार बार लिखना नहीं है, आपको माइंड में रिवाइज करना है, या कॉपी में सामने फॉर्मूला देख लो और डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। तो यहां पर कैपिटल ए आर कितना है आपका, आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, आर की पावर 4। इसके बाद
डेल अपॉन डेल थीटा। तो डेल अपॉन डेल थीटा, इसमें आपका जो स्केलिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है आपका, वो होता है आर साइन थीटा। और आर साइन थीटा लिख लेने के बाद आपका कैपिटल ए थीटा होता है। कैपिटल ए थीटा कितना है देख सकते हो आप, आर साइन थीटा कॉस फाई। तो यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साथ में आप मेंशन कर दोगे कॉस फाई। इसके बाद डेल बाय डेल फाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैपिटल ए फाई 0 है, ठीक है, क्योंकि आपका कैपिटल ए आर, कैपिटल ए थीटा और कैपिटल ए फाई तीनों यूज होते हैं, तो डेल बाय डेल फाई आपका नहीं होगा। तो यहां पर जो आपने वैल्यूज अब पुट कर दी हैं उसके अकॉर्डिंग अब अगर आप सॉल्व करो तो देखो यहां पर आर के रेस्पेक्ट में है, तो आर के रेस्पेक्ट में होने के कारण साइन थीटा कांस्टेंट होगा और आर की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा। कितना हो जाएगा आपका, पहले हम आउटसाइड जो है उसे मेंशन कर देते हैं, ये हो जाएगा 4r क्यूब साइन थीटा कांस्टेंट था। इसके बाद यहां पर थीटा के रेस्पेक्ट में है तो कॉस फाई और आर स्क्वायर दोनों कांस्टेंट। तो यहां पर अब आप समझो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा। देखो पहले यहां पर मैं आर स्क्वायर मेंशन कर देता हूं, कॉस फाई मेंशन कर देता हूं जो कांस्टेंट थे, साइन स्क्वायर थीटा का होगा 2 साइन थीटा, ठीक है। तो पहले तो आप लिखोगे 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का दोबारा करोगे तो कितना आएगा कॉस थीटा, ये आप यहां पर मेंशन कर दोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है, पहले आपने स्क्वायर का किया था साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का किया तो कितना आया कॉस थीटा आया। डिफरेंशिएशन में प्लस होता है ना, साइन थीटा का आंसर प्लस कॉस थीटा होता है। तो यहां पर अब आप देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो यहां से आर स्क्वायर साइन थीटा जो है वो सभी में है, आप देख सकते हो। तो यहां से साइन थीटा कैंसिल, आर स्क्वायर ये कैंसिल, तो एक आर आपका बच जाएगा। तो यहां से आपका आंसर कितना आएगा 4, फिर आपका आ रहा है यहां पर आर प्लस आगे कितना आएगा देखो आप, यहां पर आपका बचेगा 2 कॉस फाई कॉस थीटा। क्लियर है, केयरफुल रह के करना है हमें, सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपको पता है डेल डॉट ए डीवी करना है, मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। किसका ट्रिपल इंटीग्रेशन, डेल डॉट ए का। तो डेल डॉट ए में चूंकि 2 टर्म्स हैं तो दोनों का ट्रिपल इंटीग्रेशन करो, प्लस करके अलग अलग हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, डेल डॉट ए डीवी, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन 4r का, तो 4 तो कांस्टेंट है तो r का, साथ में क्या लिखते हैं डेल डॉट ए के बाद डीवी लिखते हैं। तो डीवी क्या होगा स्फेरिकल में, ये होता है आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, फिर प्लस आप किसका लिखोगे अब, ये वाला टर्म। तो यहां पर भी 2 कांस्टेंट है, फिर से ट्रिपल इंटीग्रेशन कॉस थीटा कॉस फाई और फिर से डीवी कितना है आपका, डीवी है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये आपने यहां पर मेंशन कर दिया। सबकी लिमिट्स आपको पता है, आप चाहो तो मेंशन कर दो 0 से 3, 0 से π/2 और 0 से अगेन π/2, सेम यहां पर भी आप मेंशन कर सकते हो। तो लिमिट्स को मेंशन कर लेने के बाद अब आप यहां पर कैलकुलेशन देख लो। तो आप देखो आर क्यूब है ना, तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर की पावर 4/4, लिमिट क्या है 0 से 3। उसके अलावा साइन थीटा है, तो साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या है 0 से π/2, फाई का कोई टर्म नहीं है तो डी फाई का फाई हो जाएगा, लिमिट है 0 से π/2। फिर प्लस आप नेक्स्ट देखो, यहां पर एक और पॉइंट था, 4 आपका आउटसाइड था ना, ये आप ध्यान दे लो, 4 आपका आउटसाइड था, वैसे यहां पर 2 आउटसाइड है। तो यहां पर आर का कोई टर्म है, यस, तो आर क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 से 3। उसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर कॉस फाई का आपका टर्म है इस बार, तो कॉस फाई का कितना होता है साइन फाई, तो साइन फाई मेंशन करोगे, लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 से π/2। और उसके अलावा आप देखो यहां पर आपका मेंशन है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को आप क्या लिख सकते थे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को हम लिख सकते थे साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते थे, इस 2 को इंक्लूड कर लेते,
तो 2 cos थीटा sin थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो हम यहां पर अगर इस 2 को अब यहां से हटा दें, क्योंकि हमने 2 cos थीटा sin थीटा को डायरेक्टली क्या मेंशन कर लिया है? sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होगा आपका sin थीटा का क्या होता है? आपका माइनस cos होता है, और यहां पर क्या है? sin 2 थीटा है, तो माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर हम इंटीग्रेशन शो कर देते हैं। क्या हो जाएगा आपका? माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, लिमिट क्या है? 0 से पाई बाय 2। ये पॉइंट क्या आपको क्लियर हुआ यहां पर अच्छे से? ठीक है, हमने 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिखा। sin 2 थीटा का क्या होगा? माइनस cos 2 थीटा, और 2 थीटा का डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये जो आपने मेंशन किया है, अब आपको करना क्या होगा? अब आपको ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेनी है। तो मैं वैल्यूज लिखते चलता हूं, देखो क्या क्या आ रही है यहां पर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि ये 4 और 4 आपका कैंसिल हो गया, इसको तो आप कैंसिल कर दो। तो यहां पर आप देखो r की पावर 4 है, दैट मींस 3 की पावर 4 आएगा, तो इसे आप मेंशन कर दो 3 की पावर 4। फिर यहां पर आप समझो माइनस साइन है आपका, तो मैंने आपको यही बोला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने की जगह लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लो। तो cos 0 1, cos पाई बाई 2 0 होता है, तो 1 आ गया। इसके अलावा यहां पर आ जाएगा आपका पाई बाई 2। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट देखो आप, ये वाला जो प्लस के बाद है आपका, प्लस के बाद क्या क्या है? r की पावर 3 अपॉन 3, तो 3 की पावर 3 अपॉन 3 मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और साइन पाई बाई 2 1। इसके अलावा नेक्स्ट देखो आप, ये आपका बच रहा है माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये पॉइंट आपको समझना होगा। तो यहां पर अगर आप समझोगे तो 2 थीटा है, ठीक है, तो जब आप करोगे तो cos पाई बाई 2, लिमिट क्या है आपकी? पाई बाई 2 है ना, तो 2 इंटू पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? cos पाई होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जब 0 पुट करोगे तब तो cos 0 ही मिलेगा। एक बात को फिर से समझो, यहां पर फिर से माइनस साइन है, तो आप लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करोगे, और यहां पर डिवाइड में 2 भी है ना, इस बात को भी ध्यान देना। तो cos 0 जब करोगे मतलब पहले लोअर लिमिट, तो cos 0 1 होगा, फिर जब पाई बाई 2 पुट करोगे माइनस करके तो cos पाई हो जाएगा वो, क्योंकि 2 थीटा है, तो cos पाई क्या होता है? -1। तो बीच में ऑलरेडी माइनस था और फिर से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? न्यूमरेटर का 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में पहले से 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। ये पॉइंट क्या आपको क्लियर हो पा रहा है अच्छे से? तो यहां पर आप खुद से बड़े आराम से लिमिट पुट करके देख लो, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। तो इसे अगर आप इवेल्युएट करोगे दोबारा से, तो आप देखोगे कि आपका आंसर जो है, जो हमारा आया था लास्ट टाइम, आई थिंक 127 आया था, एक 9 आया था, 136 के आसपास आया था। तो इसे अगर आप इवेल्युएट करके देखोगे तो आपका आंसर 136 के आसपास ही आ जाएगा। तो आप कोई भी मेथड यूज करो, आपका आंसर ऑलवेज सेम आएगा। बस आपको यह डिसीजन लेना है एग्जाम में कि कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, किससे आप जल्दी से जल्दी एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपकी होती है प्रॉब्लम नंबर 1। नाउ जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है उस पे आप देखो, आपको मेंशन है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू s इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एट पॉइंट 1, 2, 0। ये प्रॉब्लम लेने का ना मेरा मेन रीजन क्या है कि जब आप आगे के टॉपिक स्टडी करोगे एमएफटी में, अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट लिया है, जब आप आगे के टॉपिक स्टडी करोगे ना तो वहां पर आप देखोगे कि यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू s, मतलब किसी सरफेस के नॉर्मल अगर आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो वहां पर इस कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी आगे आने वाले टॉपिक्स में। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बाउंड्री कंडीशंस में जब हम स्टडी करेंगे तब ऐसी प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा जहां पर ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो यहां पर इस प्रॉब्लम के थ्रू आप क्या सीखने वाले हो कि जब भी आपको यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस निकालना हो तो आपका प्रोसेस क्या होता है। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, बस एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। तो आप समझो, अगर आप यहां पर सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, ये आपका क्या है? एस है। आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इसका ग्रेडियंट लेना होगा, ठीक है। तो जब भी आपको यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू एस निकालना हो, आप सबसे पहले उसका ग्रेडियंट अचीव करो। तो ग्रेडियंट आप जानते हो किसी स्केलर का निकालते हो, ये देख सकते हो, ये आपका स्केलर ही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने यहां पर कंसेप्ट सिखाने के लिए आपको जो एग्जांपल दिया है वो किस पर बेस्ड है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसके फॉर्मुलेस बहुत इजी होते हैं, हमें बिना ट्रिक के भी याद रहते हैं।
तो आप देखो यहां पर क्या होता है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला डेल बाई डेल एक्स ए एक्स, और यहां पर एस लिखोगे, फिर डेल एस अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल एस अपॉन डेल जेड ए जेड। तो बस हमें करना क्या है, जो s दिखाई दे रहा है उसका एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। पार्शियल मींस जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y और z को कैसे ट्रीट करोगे, कांस्टेंट, और बाकी दोनों के लिए भी सेम चीज। तो आप देखो x स्क्वायर का मतलब देखो पूरे s का कर रहे हो, ध्यान रखना ना, पूरे s का पहले x के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा 2x ax, बाकी दोनों कांस्टेंट थे तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। उसके बाद y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2y ay, फिर z के रेस्पेक्ट में, z का z के रेस्पेक्ट में होगा 1, तो क्या बचेगा माइनस az। इसके बाद अब आप देखो, आपने जैसे ग्रेडियंट अचीव किया ना, आपसे ग्रेडियंट नहीं पूछा है, आपसे यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एस का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा इस ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट क्या है, एक तरह से एक वेक्टर है ना, तो बस वेक्टर का यूनिट वेक्टर अचीव कर लो, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, बहुत इजी प्रोसेस है। तो यहां पर अगर हम यूनिट वेक्टर अब निकाल लें, ए एन नाम दे देते हैं नॉर्मल टू, तो ए एन हो गया आपका, क्या होता है प्रोसेस 2x ax 2y ay माइनस az। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पहले आप वेक्टर लिखते हो फिर उसका मॉड लिखते हो। मॉड क्या होता है आपका, अंडर रूट कैपिटल ax का स्क्वायर, कैपिटल ay का स्क्वायर और कैपिटल az का स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ गया। किसी वेक्टर अगर a का आपको मॉड निकालना है तो यही करते हो ना, कैपिटल ax क्या होता है, ये कैपिटल ay हो गया ये, और कैपिटल az कितना हो गया -1। तो यहां पर हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहां से an की जो वैल्यू निकल कर आ रही है 2x ax 2y ay माइनस az डिवाइडेड बाय 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा। अब देखो आपसे ना सिर्फ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू नहीं पूछा है, एट पॉइंट भी गिवन है 1, 2, 0, मतलब आपको x की वैल्यू 1 पुट करनी है, y की 2 और z की 0। तो जैसे ही आप यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2ax बचेगा, y की वैल्यू 2 मतलब 4ay और माइनस az, z न्यूमरेटर में कहीं था ही नहीं तो z की वैल्यू आप पुट नहीं करोगे। फिर आप देखो यहां पर जैसे ही आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x का स्क्वायर 1 होगा तो 4, फिर आप देखो y का स्क्वायर 4 होगा तो 4 इंटू 4 16 और प्लस 1, तो यहां से आप देख सकते हो अंडर रूट आपको मिलेगा 21। तो यह आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप ये मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से। तो यहां पर आप अंडरस्टैंड करो मैं फिर से क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आपको यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द एस निकालना होगा किसी पॉइंट पर, तो आपका ये पूरा प्रोसेस होगा। पहले आप ग्रेडियंट अचीव करो, उसके बाद जो ग्रेडियंट मिलेगा वो एक वेक्टर होगा, उसका आप यूनिट वेक्टर निकाल लो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को ध्यान रखना, आगे आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो आज मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। अगेन जैसा मैं हर लेक्चर में बोल रहा हूं, अभी प्रीवियस 3 to 4 लेक्चर से, अगर आपको और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है वेक्टर कैलकुलस के ऊपर तो जस्ट इसके बाद वाली वीडियो पे स्विच कर जाओ, आपको और प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।